नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन से मैं राजेश व्यास। आज हमारे साथ युवा विधायक आशीष जी शर्मा हैं। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में वर्तमान में जिस मजबूत पोजीशन में आप हैं और उसका जो डेकोरम है, उस डेकोरम को हम चर्चा करते हुए यहाँ से बात का शुभारंभ करते हैं कि जो आपकी जो सहजता है उसको बनाए रखना, अपने आप में डेकोरम बनाए रखना इतनी चुनौती नहीं है जितनी इस पोजीशन पे बन के सहजता और सरलता को बनाए रखना, ये कैसे संभव हो पाता है? जीवन में सहज और सरल होना ही सबसे कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आपके जो व्यक्तित्व होता है वो आपको अपने माता पिता से मिलता है, आसपास के वातावरण से मिलता है। मैं जिन परिस्थितियों में जन्मा हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ, वो बहुत गरीब क्षेत्र है और इसलिए गरीबी का दर्द, तकलीफ़ और जो कष्ट होते हैं उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। सरकार से जो अपेक्षाएं गरीब वर्ग की होती है, उन अपेक्षाओं को यदि सरकार पूरा करती है तो उस वर्ग में एक विश्वास जागता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि के रूप में जनता हमें किसी भी पद पर पार्षद से लेकर विधायक, सांसद तक चुनती है, तो हमारी जवाबदेही पूरी उस जनता के प्रति ईमानदारी से होना चाहिए। और जब हम इस काम को अपने हाथ में लेते हैं तो फिर हमारा निजी सुख दुख कोई मायने नहीं रखता। इसलिए जनता हमारे तक बेहिचक आ जाए, हम जनता तक बिना किसी संकोच के चले जाएं, ये जनप्रतिनिधि के अंदर होना ही चाहिए। जनता से निरंतर संपर्क और संवाद जिनका स्थापित रहता है, जनता उनको भी उतना ही प्रेम प्रदान करती है। निश्चित तौर से आपका संवाद हमने खुद अपने से देखा है कि बात 5-6 साल पुरानी है या इससे भी पुरानी बात है। एक कवि सम्मेलन था बस स्टैंड पे और आप बहुत सहजता से एकदम पीछे बैठे हुए थे। आम लोग भी आपको कई बार, जो आपसे उम्र में बड़े हैं विधानसभा क्षेत्र के, वो आपको सीधे नाम से संबोधित करते हैं और आप उनसे मिलते रहते हैं। जमीनी तौर से आप जुड़े हुए हैं आपके क्षेत्र के लोगों से और एक जो संकोच है वो भी खत्म कर दिया है। लेकिन बात विकास की आती कि अभी आपने अपने कार्यकाल में कौन से बड़े विकास कार्य हैं जिनको आपने जनता के लिए सौंपा है? देखिए, विकास लगातार क्षेत्र का हो रहा है। माननीय शिवराज जी की सरकार जब से है तब से खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई सारे काम हुए हैं। सिंचाई परियोजनाओं के मामले में हम अगर सन 2003 की बात करें, जब दिग्विजय सिंह का शासन इस मध्य प्रदेश में था, तब एक भी सिंचाई परियोजना हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं थी। आज दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना का पानी लगभग 35 गाँव तक पहुँच रहा है। छिपानेर माइक्रो इरिगेशन का भी पाइपलाइन का काम खेतों तक पहुँच चुका है। साथ ही साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र में हंडिया बैराज, जिससे 35,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना है, उसका भी काम विधिवत हो चुका है। आने वाले समय में और सिंचाई की परियोजनाएं हमारे क्षेत्र को मिलने वाली है। रोन, सिंचाई के संबंध में आप बात कर रहे थे कि आपने पूरी कोशिश की है किसानों के लिए सुविधा देने की, लेकिन फिर यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस पिछले लंबे समय से क्यों प्रदर्शन कर रही कन्नौज खाते हो? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपनी जमीन यहाँ तलाशना चाहते हैं। लगातार 5 विधानसभा चुनाव में उनकी पराजय हुई है, लोकसभा के चुनाव में उनकी पराजय हुई है और इसलिए वो किसी न किसी तरह से इस विधानसभा क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास कार्यों का जो लाभ मिला है, उसके कारण जनता के मन में गहरी पेठ भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज जी की सरकार की है। और मैं तो कहता हूँ कि विकास के मामले में चाहे जिस बिंदु पर आकर कांग्रेस और विपक्ष हमसे बहस कर सकता है, हमने निसंदेह इस क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए हैं। आने वाले 25-50 वर्षों तक जब इस क्षेत्र के किसानों को इन सिंचाई परियोजनाओं से पानी मिलेगा तो उनके जीवन में उन्नति न सिर्फ आएगी बल्कि आर्थिक रूप से भी वो समृद्ध होंगे। साथ ही साथ क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लिए नर्मदा जी से समूह नल जल योजना हमने स्वीकृत कराई है, जिसकी लागत लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक की है। वर्ष 2025-26 तक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को पीने का पानी घरों में नलों के माध्यम से मिलेगा
और प्रत्येक खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था आपका, आप गाड़ी में बैठे थे और आपकी क्षेत्र की किसी बच्ची ने टॉप किया था। आप उसको फ़ोन लगा के बधाई दे रहे थे कि बेटा बहुत अच्छा हुआ, तुमने नाम रोशन किया है, बहुत आगे बढ़ोगे। ऐसा मतलब आप बच्चों से सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको लेके क्या आपने प्लान किया कि इनकी उत्तरोत्तर प्रगति कैसे संभव हो पाएगी? देखिए, हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। कुश्ती में हमारे यहाँ की खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर आई है, बहन पूजा बेड़ा। इसके अलावा बैडमिंटन हो, इसके अलावा खो खो हो, इसके अलावा कबड्डी हो, क्रिकेट की भी बहुत अच्छी टीमें हमारे यहाँ पर हैं। कई सारी खेल प्रतिभाएं हमारे यहाँ का एक बेटा अभी इस समय बीकानेर में साइकिलिंग के संस्थान में प्रशिक्षण ले रहा है। ऐसे कई सारे खिलाड़ी अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर स्केटिंग में खातेगांव के 11 बच्चे करके आए। खेल में जो प्रतिभाएं हैं उनको पर्याप्त संसाधन मिले, इसलिए इंडोर बैडमिंटन कोर्ट हमने खातेगांव में बनवाया। कबड्डी के लिए अच्छे मैदान तैयार कराए। इसके लिए हम स्केटिंग के लिए भी बच्चों की मांग के अनुरूप एक मैदान तैयार करा रहे हैं। एक बड़ा स्टेडियम खातेगांव में निर्माणाधीन है, जिसका काम लगभग पूर्णता की ओर है, जिसमें फ्लड लाइट की व्यवस्था हमने की ताकि रात्रिकालीन मुकाबले भी हो सकें। कन्नौज में भी हम एक स्टेडियम बना रहे हैं। पिछले कार्यकाल में बचखाल जैसे आदर्श गांव में भी हमने एक स्टेडियम बनाया है। कुल मिलाकर खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को हमने मंच प्रदान किया है। शैक्षणिक क्षेत्र में हमारे यहाँ पर 3 से 4 निजी शैक्षणिक संस्थान हैं उच्च शिक्षा के, जहाँ पर बच्चे पढ़ते ही हैं। शासन की जो छात्रवृत्ति से लेकर संबल कार्डधारियों के बेटा बेटी की पढ़ाई के लिए जो स्कीम है, उन सबका लाभ उसको मिलता ही है। खातेगांव में अपनी स्थापना के समय से ही कॉलेज की कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, भव्य कॉलेज बिल्डिंग वहाँ पर आज है। उसमें पीजी कोर्सेज भी चालू कराए हैं और आने वाले समय में स्थान को देखते हुए और पीजी कोर्सेज वहाँ पर हम चालू कराएंगे। कन्नौज में भी कॉलेज का नया बिल्डिंग बन चुका है। कुल मिलाकर उच्च शिक्षा, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की शिक्षा अच्छे से हो जाए, इसलिए 2 CM राइज हमने स्वीकृत कराए हैं। एक्सीलेंस स्कूल हमारे यहाँ पर है, मॉडल स्कूल हमारे यहाँ पर है, और विद्यार्थियों की मांग के अनुरूप हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी भी हमने बड़े पैमाने पर स्वीकृत कराए हैं, ताकि बच्चे को ज़्यादा दूर अपनी पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़े। शिक्षा को लेकर भी बहुत अच्छा काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। लेकिन हेल्थ के मामले में कहीं विधानसभा क्षेत्र पिछड़ रहा है। ऐसे कई बार केस आते हैं कि लोगों को हरदा जाना पड़ता है या और परेशानी है, ये कब दूर होगी समस्या? देखिए, आप पिछले समय के हिसाब से यदि तुलना करेंगे तो हमारा सिविल हॉस्पिटल कन्नौज है, खातेगांव है, और दोनों अस्पतालों पर लगभग 200 से अधिक गाँव की और शहरी क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में OPD में मरीज आते हैं। इन अस्पतालों की नई बिल्डिंग हमने स्वीकृत कराई। खातेगांव का अस्पताल तो बहुत छोटे से बिल्डिंग में चला करता था, लेकिन आज आप देख कर आइए, वहाँ NICU है, वहाँ ICU है, वहाँ आधुनिक ऑपरेशन थिएटर है, ऑक्सीजन का प्लांट नया लग चुका है, सोनोग्राफी की मशीन आ चुकी है, कन्नौज में भी सोनोग्राफी की मशीन आ चुकी है, ब्लड स्टोरेज यूनिट आ चुकी है, शव को रखने के लिए मर्चुरी में फ्रीजर हमको उपलब्ध हो चुका है, एम्बुलेंस और 108 की फैसिलिटीज़ भी हमने बढ़ाई है। लगभग 2 गाड़ियाँ इस बार हमें 2 पॉइंट और 108 के स्वीकृत हुए हैं। तो डॉक्टरों की चूँकि कमी पूरे प्रदेश भर में है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि डॉक्टर हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिले। बॉन्डेड डॉक्टर बहुत सारे हमारे यहाँ पर अभी आए हैं। और जहाँ तक बात रेफ़र की है, तो पहले भी बड़ी संख्या में गंभीर किस्म के मरीजों को इंदौर, देवास, भोपाल के अस्पतालों में रेफ़र किया जाता था, लेकिन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के बाद और डॉक्टरों की व्यवस्था होने के बाद रेफ़र बहुत कम होता है। चूँकि हाईवे है, दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, इसलिए गंभीर किस्म के मरीजों को जिनका उपचार यहाँ संभव है ही नहीं, उन्हें अवश्य इंदौर भेजा जाता है। लेकिन निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा भी उनको उपलब्ध होती है, और इंदौर के अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनका इलाज हो जाता है। और जो लोग आयुष्मान के अंदर कवर नहीं होते, उनका हम CM रिलीफ फंड से इलाज कराते हैं। हजारों मरीजों का इलाज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान से हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में कराया।
एक और मामला जो गंभीर है रेत के डंपर वाला, इससे कई बार आपका नाम भी जुड़ के सामने आता है। ये एक गंभीर समस्या है, इसको लेके क्या? देखिए, जो सरकार में रहता है उस पर आरोप भी लगते हैं। आज जितना परिवहन हो रहा है, जितना ट्रैफिक दिख रहा है, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार यदि आप देखेंगे तो जो लोग आज आरोप लगाते हैं उनके समय में उनके कितने वाहन, कितनी गाड़ियां इस काम में चलती थी। जहाँ तक बात है, चूँकि नर्मदा जी का क्षेत्र है, निर्माण के लिए लोगों को रेत लगती ही है। ठेकेदार के माध्यम से सरकार ने खदानें नीलाम की हैं और वहाँ से इसके खनन की अनुमति विधिवत रूप से ली गई है। लेकिन इसके अलावा भी जो इलीगल माइनिंग होता है, अवैध उत्खनन जो लोग करते हैं, अवैध वाहन चलाते हैं, उन पर समय समय पर आरटीओ भी कार्रवाई करता है, खनिज विभाग भी कार्रवाई करता है और स्थानीय पुलिस भी कार्रवाई करती है। हम किसी भी तरह से अवैध खनन के न तो पक्षधर रहे हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि भारी वाहनों के आवागमन के कारण कई सड़कें हमारी समय से पहले खराब हो जाती हैं। इसलिए हमने प्रयास किया है कि जिन क्षेत्रों में खदानें हैं वहाँ से आने वाले मार्ग पक्के सीमेंट कंक्रीट के बने। चूँकि हंडिया बैराज का काम शुरू होने के बाद जब ये अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा तो कुंडगांव से लेकर छिपानेर तक नर्मदा जी के दोनों किनारों पर खनन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकेगा। वहाँ का जो जल स्तर रहेगा वो इतना रहेगा कि उस क्षेत्र से खनन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हम दो पक्षों पे और बात करेंगे, एक आपका धार्मिक पक्ष और एक राजनीतिक मामला। धार्मिक पक्ष ये है कि नेमावर अपने आप में तीर्थ स्थल है, वहाँ श्रद्धालुओं का आना रहता है और आपका सतत लंबे समय से एक जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो आप संचालित कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये, क्या वो पर्यटन स्थल और ज़्यादा विकसित नहीं हो सकता क्या? देखिए, नेमावर में जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ हमने मुख्य मार्गों को भी सीमेंट कंक्रीट का बनाया है। सीवरेज प्लांट, सीवरेज सिस्टम का पूरा काम आंतरिक सीवरेज का नेमावर में हुआ है ताकि गंदा पानी नर्मदा जी में नहीं मिल सके। हर 2-4-5 वर्षों में नर्मदा जी की जो बाढ़ आती है उसके कारण नेमावर का अधिकांश हिस्सा डूब जाता है। इसलिए नया पुल जो नेशनल हाईवे का बन रहा है वो नेमावर से बाहर बनाया जा रहा है, जिसके कारण बाढ़ कितनी भी हो लेकिन आवागमन किसी परिस्थिति में नहीं रुकेगा। नेमावर में इस समय गैस चलित शवदाह का काम चल रहा है। 1.5 करोड़ की लागत से भव्य घाट का निर्माण हम कर रहे हैं, जिसमें हम काले पत्थरों का उपयोग करके, जैसा महेश्वर में घाट है ऐसा घाट बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चूँकि पुरातत्व के अधीन है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कार्य नहीं किए जा सकते, लेकिन इसके अलावा भी घाट का सौंदर्यीकरण हो या नेमावर के आंतरिक मार्गों का निर्माण हो, पेयजल व्यवस्था हो। चूँकि पहले नर्मदा जी का पानी सीधा नेमावर वासियों को मिलता था, लेकिन अब ट्रीटमेंट किया हुआ पानी पेयजल के रूप में नेमावर वासियों को मिल रहा है। नेमावर का माँ नर्मदा जी का नाभि स्थल है, प्राचीन मंदिर है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को नेमावर में सिद्धनाथ लोक बने, महाकाल लोक की तर्ज पर ऐसा प्रस्ताव बनाकर दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जब ओंकारेश्वर से लेकर नेमावर तक के सर्किट का निर्माण होगा तब इस दिशा में भी काम आगे बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा परिक्रमा पथ जो कि मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों लाखों श्रद्धालु पैदल माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, उसके 900 किलोमीटर के हिस्से की सड़कें स्वीकृत की है। हमारे विधानसभा नर्मदा परिक्रमा पथ की जो सड़कें हैं वो आने वाले 1-8 वर्षों में पक्की निर्मित हो जाएंगी, तब नर्मदा खंड में सड़कों की समस्या भी नहीं रहेगी। अब एक अंतिम राजनीतिक सवाल है, विधानसभा चुनाव करीब है, टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ उस पार्टी को लगातार हम सब लोग इतने वर्षों से काम करते हुए देख रहे हैं। उसमें एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुरूप किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दी जाती है ये संगठन तय करता है। 2018 में भी आपने देखा होगा कि विपक्षी दल हों या और कोई लोग हों, इन्होंने बहुत सारा विरोध खड़ा करने का प्रयास किया, अनर्गल आरोप लगाए गए, मिथ्या बातें कही गई, लेकिन उस सबके बाद भी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी विश्वास व्यक्त किया और उनके विश्वास पर जनता ने भी मोहर लगाने का काम किया। इसलिए हम तो काम कर रहे हैं जिस गति से एक विधायक के रूप में 2013 से काम कर रहा था, मेरी गति आज भी वही है और वही विकास को लेकर जो जुनून होना चाहिए वो आज भी मेरे अंदर है।
बहुत सारे काम हो गए हैं और बहुत सारे काम होना बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी और इसी सरकार के दम पर हम खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में और ज़्यादा विकास करने में सफल होंगे। बहुत धन्यवाद। तो इन्फॉर्म वन में आपने देखा, ये थे विधायक आशीष जी शर्मा, जिनसे हमने चर्चा की और आपके व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण बात भी देखी होगी कि जिस तरह से प्रारंभ में आप सहज होते हैं, धीरे धीरे गंभीर होते जाते हैं। आपकी इसी गंभीरता ऐसी बनी रहे। बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू।